नमस्कार दोस्तों। सरल भारत की श्रृंखला लेखहर्चा में मैं मोनिका अवस्थी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी आज की श्रृंखला में हमारे साथ हाजिर हैं युवाओं में बहुत ही प्रिय, जाने माने और प्रसिद्ध लेखक दिव्य प्रकाश दुबे जी। सर नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका सरल बहुत भारत बहुत न्यूज में। नमस्कार। बहुत 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 नमस्ते। और बहुत दिनों से बातचीत टल रही थी तो फाइनली आज हो रही है। बहुत खुशी है मुझे कि इस साल में हो जा रही है बातचीत। सर मैं उन चुनिंदा सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्होंने आपकी किताब पहले पढ़ी पाठक के रूप में, फिर वो आपकी प्रशंसक हुई और फिर मुझे ये जी सौभाग्य है कि आज आपके साथ मैं लाइव बात कर पा रही हूँ। सर मतलब मैं सोच नहीं बहुत सकती थी कभी कि एज अ फैन मैं आपसे कभी बात कर पाऊंगी। सरल भारत न्यूज की तरफ से मुझे ये मौका मिला, तो सर हार्दिक जी स्वागत है आपका। और सर बहुत 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 धन्यवाद बहुत जी बधाई आपको, आपकी किताब को 7 साल पूरे हुए, आपको लेखन करते हुए 7 साल पूरे हुए। जी तो जी। हमारे पूरे सरल भारत परिवार की ओर से शुभकामनाएं आपको। बहुत सर बहुत कैसे शुरू हुआ, सर लेखन का कार्य? मतलब शर्तें लागू, मुझे जहां तक पता है शर्तें लागू से आपने शुरू किया जी लेखन अपना। जी जी। जी, तो सर तो कैसे प्रेरणा लिखने मिली, कैसे सोच? लिखने जी की बताएं सर। शुरुआत एक्चुअली बहुत पहले से हो गई थी। और कॉलेज में पहली बार ऐसा मौका लगा कि कुछ प्ले करने का मौका मिला मेरे को। हम दो तीन लोग थे, मेरे एक दोस्त थे मुक्तेश मिश्रा और मैंने मिल के हमने कुछ एक प्लेज लिखे। हम दोनों मिलके लिखते थे। और वहां पे और मैं पढ़ता चूंकि बहुत था और वो भी पढ़ता था, तो हमारा कॉलेज में एक पढ़ने वालों का गैंग था। और एक हमारे सीनियर थे शत्रुघ्न सिंह बनारस के, उन्होंने मेरे को तमाम किताबें दी पढ़ने के लिए। तो वहां से जो कि पढ़ते बहुत थे, और ट्वेल्थ के बाद भी मैंने एक दो साल की रजनीश वगैरह की किताबें और विवेकानंद भी पढ़ा था, तो पढ़ने का शौक था पहले से। और यहाँ जब कॉलेज में पहली बार जब प्ले हो रहा था तो हमें कहा गया कि भाई तुम कुछ लिखो हमारे लिए, इतना पढ़ते रहते हो क्या फायदा है। तो वहां पे जब पहला प्ले लिखा तो बहुत मजा आया लिख के, और परफॉर्म किया, एक्टिंग भी की उसमें। फिर ऐसे 4-5 प्ले लिखे और उसमें एक्टिंग की। और वहां से मतलब पहला जो कहते हैं कि लिखने को लेके पहला वो जो होता है ना कि वो खून लग जाना, तो वहां पे वो लग गया था। तो उसके बाद फिर वो कंटिन्यूस रहा। लेकिन इस घटना के 2005 में लिखे थे आखिरी प्ले। उसके बाद किताब आने में उसके बाद भी 7 साल लगे। मतलब जल्दबाजी नहीं हुई कोई, ऐसे धीरे 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 वो होता है। क्योंकि कॉलेज से निकल के तो कोई ऐसा एवेन्यू नहीं था ना कि लिखे। और ये तब इतनी समझदारी भी नहीं थी कि ये सोचे कि नहीं राइटिंग में करियर बनाएंगे। इतना भी खुद पे विश्वास नहीं था, ना कोई ऐसा बताने वाला था, ना कोई जानने वाला था, ना कोई तरीका था कि जान सकते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर होता गया। तो फिर बाद में जब नौकरी करने लगा मैं, तो उसके एक दो साल बाद मैंने फिर शॉर्ट स्टोरी लिखी, फिर आई। सर जहां तक मैंने पढ़ा है आपके बारे में, अपनी स्वयं की बात करूं मैं, तो मैंने बहुत जी पढ़ा है आपके बारे में। तो सर मुझे पता है कि आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी थे, आपने इंजीनियरिंग किया जी हुआ है, जी आपकी जो जी जी ग्रेजुएशन है। जी उसके जी बाद जी आपने मैनेजमेंट यानी एमबीए किया। जी। तो सर लिखना तो जहां तक मुझे लगता है साहित्य क्षेत्र है, और आपका क्षेत्र शुरू से वैज्ञानिक रहा, मतलब विज्ञान दृष्टि रही, फिर आप मैनेजमेंट में आ गए। तो सर फिर लिखने की शुरुआत कैसे शुरू की आपने? मतलब आपको कहाँ से लगा कि मैं लिख सकता हूँ, कैसे नहीं तो लिखा? जब इंजीनियरिंग भी कर रहा था मैं, आवाज आ रही है आपको? जी जी। तो जब जी सर, इंजीनियरिंग आई भी कैन कर रहा हियर यू था, प्रॉपरली। जी जी, तो जब इंजीनियरिंग भी कर रहा था ना, तो भी मतलब वो ऐसा नहीं था ना कि मैं कोई बहुत अच्छी जगह से कॉलेज से कर रहा हूँ और बहुत मेरा साइंस का दिमाग, मैथ्स का जो लॉजिकल दिमाग है बहुत तेज चलता हूँ। जहाँ पे कर रहे थे तो वहां पे जब अपने जैसे दोस्त मिले ना, तो लगा कि ये भी एक इंटरेस्ट हो सकता है। ये पता नहीं थी बात हमें। तो जो सबसे अच्छी बात है लिटरेचर या आर्ट या किसी भी उसकी आर्ट फॉर्म की, कि कोई भी कभी भी शुरू कर सकता है इररिस्पेक्टिव कि आपने पढ़ाई क्या की है। क्योंकि जो सारा का सारा इस दुनिया में आर्ट है, वो क्रिएशन नहीं है, वो रिक्रिएशन होता है एक तरीके का। जो आप दुनिया में देखते हो उसको आप अपने तरीके से उस दुनिया को वापस करते हो। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने पढ़ाई क्या करी है। तो वो एलिमेंट था, वो सेंसिटिविटी थी। और वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और फिर ऐसा नहीं था ना कि एमबीए में कोई चीज किसी लेक्चर ने लिया और बताया कि किताब लिखनी चाहिए, ऐसा तो हुआ नहीं। वो एक आपके अंदर कहीं ना कहीं ये बात थी कि आपको कुछ बात आपको ऐसी पता है जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। हर उम्र में एक बेचैनी होती है ना। जैसे आजकल भी मैं जिनको यंग बच्चों से मिलता हूँ, तो उनको एक 21 22 साल 23 साल में उनको भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या करें। हमारे समय में भी क्लैरिटी नहीं रहती थी कि हम क्या करें, क्योंकि आप थोड़ा अच्छा इसमें होते हैं, थोड़ा अच्छा किसी और चीज में होते हैं, फिर ऐसे ऐसे आप अच्छे रहते हैं। लेकिन वो एक जो बेचैनी का दौर था, उसमें जो राइटिंग थी वो एक तरीके का सुकून देता था। लगता था कि हाँ ये कर सकते हैं। और हम जिस उम्र में बड़े हो रहे थे, हमें जल्दबाजी नहीं थी ना हमारे पास कोई सोशल मीडिया ऐसा था कि कुछ पोएम लिखी और तुरंत डाल दें। तो वो एक रिएक्शन भी बहुत आराम से आता था। आपके कुछ ही दोस्तों को आप वो कविता दिखा पाते थे,
और कुछ दोस्त ही उस पर रिएक्शन दे पाते थे। तो इस तरीके से वो चीजें चलती थी, और उसमें फायदा ये रहा कि कुछ ऐसे आसपास दोस्त रहे, लोग रहे जो राय अच्छी देते थे। ये नहीं था कि बस मैंने लिखा है तो अच्छा जी अच्छा बोल। जो आजकल के दौर में क्या होता है कि जो नए लोग लिख रहे होते हैं, उनको जो कि शुरू में लाइक्स मिलने लगते हैं या वो बात उनकी पहुंचने लगती है, तो कई बार ये भ्रम भी हो जाता है कि हम अच्छा लिख रहे हैं, जबकि आपकी पोस्ट पे आने वाले लाइक आपके राइटिंग से रिलेटेड नहीं है, वो बहुत सारी चीजों का और फैक्टर होता है। तो ये था, तो वो धीरे धीरे फिर चलता रहा। मतलब इसमें कोई मुझे ऐसा दिक्कत नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे लोग तो हैं कि जो अलग पढ़ाई करके अलग कर रहे हैं, और मैं बल्कि दूसरी चीज बोल रहा हूँ कि अगर हिंदी लिटरेचर खास करके हम लोगों के दौर में उन लोगों से मुक्त हुआ जो खास करके किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं और पढ़ाने के बाद बहुत सारा टाइम मिलता है तो साहित्य साधना भी कर ले रहे हैं, कम से कम उन लोगों से फ्री करना भी बहुत जरूरी था। वो मोनोपोली जो उनकी हो गई थी एक पूरे दौर में, उससे फ्री रहे। और ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत है या हम बड़ा सही है, हम अलग फील्ड से आ रहे हैं, लेकिन एक नया करियर ऑप्शन की तरीके से खुल गया ना राइटिंग, कि आज के दौर में भी जो 3 4 साल 5 साल नौकरी कर चुका है या इंजीनियरिंग कर चुका है तो उसके लिए लेट नहीं हुआ, क्योंकि कम से कम 4 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो किताब उसके बाद भी लिख रहे हैं या अपनी एक पहचान बना पा रहे हैं। मतलब ये सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो हम लोगों के लिए ये है कि राइटिंग एक करियर ऑप्शन की तरह खुल गया है इधर पिछले कुछ समय में, जो बहुत सारे लोग हैं उसमें। सर, मैं जैसे बात करूं इंजीनियरिंग की, तो जिस 90s का मैं भी बर्थ है मेरा भी, तो हमारी फैमिली है या हमारा बैकग्राउंड है वो हमसे ऐसा अज्यूम करता है कि क्योंकि ये मतलब इतनी महंगी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं भाई, बहुत जी बड़ा जी पढ़ रहे हैं। या जी फिर मैं जैसे फार्मेसी, मेरा फार्मेसी क्षेत्र है, तो जी। हम उसी से रिलेटेड कुछ करेंगे। तो कैसे आपने कन्विंस किया फिर फैमिली को कि नहीं, मैं लिखना चाहता हूँ या मैं किताब नहीं प्रकाशित करना चाहता हूँ? नहीं, तो मुझे मतलब ना ये सर कन्विंस आज के करना ही नहीं। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, लेकिन जो मेरे साथ में ना, मेरे को कभी कन्विंस नहीं करना पड़ा। मैं टिपिकल जो मिडिल क्लास लड़के होते हैं, जो टिक मार्क होता है ना, उन्होंने बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, नौकरी के लिए, मैंने तो 10 साल नौकरी की है ना। तो मतलब जैसे आठ अच्छा। साल नौकरी करके, मतलब पैरेलली 10 साल का मेरा कॉर्पोरेट करियर रहा है, मतलब बाकायदा 2 बड़ी कंपनीज में, जहाँ पे इतनी आसानी से भी नौकरियां नहीं लगती। तो मैं उसके साथ में करता रहा, तो मैंने एक तरीके से पिछले 10 12 साल 2 नौकरियों जैसा अपना काम किया है। मैं अपने राइटिंग को कैजुअली कभी नहीं लिया मैंने, चाहे मैं भले कैसा भी लिखूं, उसका आउटपुट कैसा भी हो सकता है 10 साल बाद कोई पूछे भी ना, लेकिन मेरे लिए वो बहुत सीरियस चीज थी। मतलब मेरे लिए वो ऐसी था कि मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ। तो मैंने वो पैरेलली वो क्रिएट किया। जब पहली किताब भी लिखी तो तब तीसरे साल नौकरी का हो चुका था मेरा। 2009 में मैंने नौकरी शुरू की थी और 2013 जनवरी में किताब आई थी। तो वो 3 साल के बाद, वो भी तब जब सबसे मुश्किल नौकरी का दौर था, सेल्स में नौकरी करता था, 12 12 घंटे काम करते थे। तो बावजूद उसके क्या, तो मेरे को कभी घर वालों को ये नहीं समझाना पड़ा ना कि मेरे को राइटिंग में जाना है, क्योंकि मैं तो पैरेलल, मैं किसी से पूछना ही नहीं गया। जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है, कि वो किसी दिन ऐसा सुबह होगी और अपने पेरेंट्स को बोलेंगे अब मैं राइटर बनना चाहता हूँ और अब मेरे को सब कुछ व्यवस्था वैसे कर दीजिए आप, या मेरे को राइटर होना है तो अब मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे। वो कभी नहीं होगा। मतलब मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं होगा। आपको जो भी है मिला है करियर, जो भी चीज आप कर रहे हैं, चाहे आप एमएड पढ़ रहे हो, चाहे आप विशिष्ट सेवा में वो बीटीसी में टीचर हो जाए, जो भी, चाहे बैंक पीओ हो जाए, चाहे एसएससी क्लियर कर लें, जी जी। आपको किस घर वालों से पूछना ही क्यों है कि मेरे को राइटर बनना है। अगर राइटर बनना है आपके अंदर है, तो आप कहीं पे आपको जेल में छोड़ दिया जाएगा तो भी आप राइटर बन जाओगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन आप किसी दिन किसी भी राइटर की जिंदगी में ऐसा नहीं होगा कि नहीं अब मैं कल से राइटर हूँ, तो अब मैं सुबह उठूंगा और मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करे। ऐसा कोई दिन किसी की जिंदगी में नहीं आने वाला। तो वो जो एक राइटर्स को लेके बहुत फैंसी एक चीजें हैं कि अब हम राइटर हो गए, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। वो एक आप आम जिंदगी में, जैसे लोग ऑफिस जाते हैं वैसे ही आप राइटिंग का काम करते हैं, जैसे लोग कॉपी राइटिंग का काम करते हैं, जैसे लोग मीडिया में काम करते हैं, वैसे ही आप राइटिंग का काम करते हो। ऐसा कुछ ऊपर से आता थोड़ी ना है, मतलब उसमें जो जो चीज है। तो ये घर वालों को कन्विंस मेरे केस में इसलिए नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे राइटिंग, मतलब मेरी पहली किताब ही ऑलमोस्ट 30 साल के ऑलमोस्ट उम्र में आई थी ना। तो जो जब मैं 30 साल का हो गया था, मैं तो कभी, मुझे जल्दी नहीं थी ना, क्योंकि मैं तो वैसे भी बहुत सारे राइटर्स को दुनिया भर के पढ़ता था। तो मुझे अपने बारे में ये कोई भ्रम थोड़ी ना था कि मैं बड़ा अच्छा लिख रहा हूँ। मतलब जैसे मेरे को बहुत सारे लोग जो भेजते हैं किताबें या जी जो अपनी वो भेजते हैं, तो मुझे मालूम है कि वो गलत भ्रम में है। कई बार ऐसा लगता है, और कई बार जब सही बोल दो तो बुरा भी लगता है लोगों को। लेकिन मैंने कम से कम जो भी, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी इस दुनिया में अच्छी जो 200 किताबें हैं वो पढ़ लेगा, तो उसको अपने बारे में पता चल जाएगा कि वो कैसा लिख रहा है। क्योंकि जब आप अच्छी किताबें, वो कौन 200 जो आप खुद ढूंढेंगे उनको, ऐसा नहीं कि किसी के बताने में कोर्स की तरह आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करें उसमें कोई, तो उसको पता चल जाएगा। समस्या क्या हो गई है जो अभी मैं देखता हूँ,
कि अब चूंकि अब 4-5 एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो लिख के जिन्होंने अपना एक आइडेंटिटी बना लिया, अपना करियर बना लिया, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार हम जल्दी से ना फॉर्मूले की तरह सीख लें कुछ इनसे। एक 45 मिनट के इंटरव्यू में हम जान जाएं कि इन्होंने क्या किया, हम भी फटफट कर लें। जैसे इंजीनियरिंग या एमबीए में होता है ना, ये 4 किताबें कोचिंग में बता देते हैं वो लोग, और आप वो सही से कोट लो और आप थोड़ा सा दिमाग अप्लाई कर लो तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अब वो राइटिंग में नहीं हो सकता ना, क्योंकि राइटिंग उसके बियॉन्ड एक चीज है, जहाँ पे आपकी अपब्रिंगिंग, आपका बचपना, आपने जो सीखा है, आप जिस दुनिया से आते हैं, वो सब कुछ काम आता है। वहां पे एक भी चीज जो आपका खराब से खराब बचपन भी बहुत अच्छा है, हो सकता है कल को राइटिंग में आपको बहुत अच्छा राइटर बना दे। कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती सर, रॉ मटेरियल वहां यूज हो जाता है। तो वो थोड़ा देखना चाहिए कि कैसे नहीं। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने अब ये पढ़ाई कर ली, वही अपॉर्चुनिटी भी राइटिंग में कि पता चला कि आपने पीएचडी भी कर ली और आपको पीएचडी में करने का मन नहीं है, तो भी आपके पास ये मौका है कि आप एक अलग करियर उसके बाद भी राइटिंग में बना सकते हैं या पैरेलली बना सकते हैं। और मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप पैरेलली पहले अपनी चीज बना लीजिए। जैसे वो 2 इनकम की तरीके से कि आप दूसरा इनकम साइड अपना जनरेट कर लीजिए, तो पहला वाला शायद छोटा हो जाए किसी दिन, और नहीं होता है तो ये आपकी भी टेस्टिंग होती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप बर्बाद हो जाए किसी दिन, आप सोचेंगे अरे वो दिव्य प्रकाश ने इंटरव्यू में कहा था नहीं बहुत अच्छा है आ जाओ, और कल को आपको खाने के ही लाले हो गए, फिर आप मुझे ही गाली दे रहे हो। तो वो नहीं होना चाहिए। आप वो रियलिस्टिक होना चाहिए आदमी को अपने अप्रोच, क्योंकि मैं अब राइटिंग से जब पैसा बना पाया ना तब शुरू किया जब मैं 2003 से प्ले लिख रहा हूँ, और आज ऑलमोस्ट 17-18 साल प्ले से बाद उसके। शुरुआत की हमने। हाँ, तो जब जब प्ले से शुरुआत की 17-18 साल आपने। बाद, जी जी जी, तो उसके 17-18 साल बाद आप 21 साल के हो, आप सोचोगे कि अब मैंने 2 साल दे दिए अभी तो कुछ नहीं हो रहा। ये वैसी है ना, जब बॉम्बे में बहुत लोग आते हैं जब स्ट्रगल करने हीरो या हीरोइन बनने के लिए, तो कहते हैं मैं 2 साल दूंगा इस शहर, 2 साल के बाद में चला जाऊंगा 31 दिसंबर को। ऐसे होता नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रगल करने को तैयार नहीं हो, आपको हो सकता है 2 महीने में हो जाए काम। मैं वो नहीं कह रहा, वो आपकी किस्मत, जी। आपकी मेहनत, आपका माथे की लकीर। लेकिन आप ऐसे टाइम दे के चीजें नहीं कर सकते। ये वो 12th के बाद की आईआईटी जेईई की तैयारी नहीं है ना कि एक ही अटेम्प्ट है। इस पे आप हो सकता है आप अपनी सबसे अच्छी किताब 50 साल की उम्र में लिखें, हो सकता है 50 साल की उम्र में भी ना लिख पाए, आपको भ्रम रहे कि आप अच्छे राइटर थे या आप अच्छे राइटर हो सकते हैं। तो ये चीजें थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलना चाहिए। जी सर। सर अभी आपकी हाल ही में एक नई किताब आई है जुलाई 2020 में, इब्न बतूती। जी इब्न बतूती सर, इटली का एक मतलब मोरक्को, इटली के मोरक्को में इब्न बतूता था, विद्वान थे इटली के। जी जी जबकि जी, जो ट्रैवलर इब्न है जी। बतूती है वो राघव की माँ की कहानी है, राघव की और राघव जी की जी माँ शालू की कहानी है। तो सर जी क्या कनेक्शन, मतलब मुझे ये नाम से कनेक्शन समझ में नहीं, इब्न बतूती क्यों रखा सर? उसका नाम जी, तो कुछ और भी। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। सर मैं पूछ रही थी कि इब्न बतूती नाम क्यों रखा? सर आपका माइक ऑफ है। जी जी, तो वो नाम रखने के सर पीछे ये ये कहीं आ था रहे कि हाँ हाँ हाँ, आ रही है आवाज, आ रही है। तो वो नाम रखने के पीछे ये था कि जो वो इब्ने बतूता थे वो पूरी दुनिया में, वो बहुत पूरा ट्रैवल करके आते थे और बहुत घूमे फिरे थे। लेकिन जब ये नाम रखना था तो जब उसमें एक राघव का, अगर आपने किताब पढ़ी हो तो उसमें किस्सा आता है ना कि एक ऐसी जी। लड़की थी जो एक जगह टिकती नहीं थी, हर जगह घूमती रहती थी। तो वो उसका चिढ़ का नाम एक बना देता है इब्ने बतूती, क्योंकि उर्दू में अगर टेक्निकली जाने, अगर उर्दू को, ये बात मेरे को किताब आने से पहले से भी पता थी, तो इब्ने बतूता मतलब बतूता का बेटा होता है। बट अगर उसको उर्दू में सही अच्छा। शब्द अगर फीमेल के लिए बनाए तो वो बिनते बतूती बनेगा, वो इब्ने बतूती नहीं बनेगा। इब्ने बतूती कोई शब्द है नहीं, टेक्निकली गलत शब्द है अगर उसको उर्दू के हिसाब से देखें। बड़ी बात, ये बात मेरे को पता थी फिर भी मैंने कॉल लिया क्योंकि मुझे ना उसका साउंड बहुत अच्छा लगा। वो इब्ने बतूती के में साउंड में ना एक मैजिक है, जैसे मोगैम्बो में एक मैजिक है, शाकाल में एक मैजिक, इन सब नामों का कोई मतलब थोड़ी ना। तो वो मुझे लगा कि ये ऐसा है। जी। तो और वो उसको बोलता भी है ना कि जब आप कुमार आलोक उसको बोलता है ना कि आपके पैर में चक्कर लगा है, आप एक जगह टिकेंगे नहीं, चक्कर तो वो लगा। इब्ने बतूता के रेफरेंस से उसको इब्ने बतूती बोल रहा था। जैसे नहीं प्यार से लोग नाम बदल देते हैं, तो वैसा था चीज। सर बहुत तो सारे इसलिए लोग नाम आपको रखा। वेलकम कर रहे हैं, मैं सबकी नहीं नहीं, तरफ थैंक से यू, एक बार मुझे आपको दिख नहीं ग्रीट रहे कर कमेंट, देती हाँ। हूँ। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी विनय को जिन्होंने भी नामदेव, ज्वाइन किया है। राघवेंद्र राय, दिवाकर साहू, हीरा जी, मनीष पांडे, जी नायला शेख, और भी जी सर जी बहुत जी, सारे बहुत लोग बहुत हैं, जल्दी धन्यवाद जल्दी आप नाम सभी नहीं का। हो पा रहे हैं। जी 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 तो जी सर जी अच्छा सर, जैसे मैंने जहां तक अक्टूबर जंक्शन को पढ़ा है, जी मुसाफिर कैफे को पढ़ा है, और इब्न बतूती भी मैंने अभी पढ़ी है। तो सर जी एक चीज बहुत कॉमन मिली मुझे उसमें, जो नारियां हैं, यानी जो स्त्री जी है, जैसे कि चाहे हम सुधा की बात करें, चाहे चित्रा की बात करें, या शालू जी की बात करें, तो जी सशक्त महिलाएं बताई हैं, बहुत आउटस्पोकन है, मतलब 21वीं सदी की महिलाएं आउटस्पोकन है,
अपनी बात रखना जानती हैं, सोसाइटी को अपना जवाब देना जानती हैं। और मैंने ये देखा कि सर तीनों ही महिलाएं बहुत ही ज्यादा सफल हैं। मतलब कोई सफल वकील है, तो कोई सफल लेखिका है, तो कोई सफल मतलब अधिकारी है। तो सर ये आप नारी सशक्तिकरण का मैसेज देना चाह रहे हैं इससे क्या आज की युवाओं नहीं, को? लेकिन मैं ऐसा वैसे मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जैसे चित्रा जो थी वो कोई सफल नहीं थी, अपने उसका ग्राफ था एक, मतलब जैसे चित्रा शुरुआत। पाठक जो अक्टूबर में थी, हाँ, तो वो बहुत फेलियर थी एक तरीके से, मतलब और हर तरीके से फेलियर थी, रिलेशनशिप में फेलियर थी, वो अपने करियर में फेलियर थी, फाइनेंशियली फेलियर थी, वो सब तरीके से फेलियर थी। लेकिन वो फेलियर होने के बाद भी आप उसको प्यार करना चाहते हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक एलिमेंट था, जैसे होता है ना पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो उसके अंदर एक एलिमेंट था कि जो आपको उसके स्ट्रगल से जोड़ता था। जैसे चाहे शालू अवस्थी को जी भी वो सरकारी अधिकारी जब मिलो, आप उसको देखोगे एक तो पति नहीं, दूसरे उसके ऑफिस में भी उसको लोग परेशान कर रहे हैं, है ना। तीनों वो कहानियों में ये सशक्त, है। हाँ, वो सशक्त क्यों थी? क्योंकि जब उसको कोई परेशान कर रहा है तो वो रिएक्ट करती है, वो चुप नहीं बैठ जाती, वो शांत नहीं हो जाती, जवाब देना। वो उनको ठीक करती है, कहती है ऐसी की तैसी हम तुम्हें ठीक कर देंगे। तो मैं जब भी मेरी अपब्रिंगिंग में उन लोगों से मैं बहुत इंस्पायर रहा जो इस तरीके के लोग थे। और एज अ राइटर मैं ये चाहता हूँ कि लड़कियां, बावजूद उसके, उनको अगर कोई भी चीज आती है, वो समस्याएं तो आएंगी, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है, कोई बहुत ऐसा ऐसा समाज नहीं है लड़कियों के लिए कि हर कुछ उनके लिए आसान हो। ये आज की रियलिटी है, ये दिल्ली बॉम्बे और मतलब दिल्ली बॉम्बे भी क्या, दिल्ली बॉम्बे में भी हर जगह ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति हो गई हो। तो मेरा थॉट ये था एज अ राइटर कि कम से कम हम उन लड़कियों की कहानियां सुनाएं, उनसे चार लोग और पढ़ के इंस्पायर हो कि जब ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो हम भले क्यों आप नहीं? उसके केपेबल ना हो। हम लोग कहानियां सुनाते हुए हमेशा ये करते हैं। हम अगर वहां पे, मतलब मुझे ऐसी नहीं पसंद है कैरेक्टर, एज अ कैरेक्टर, कि जो लोगों पे अत्याचार हो रहा है और वो सहते जाए, वर्सेस कि वो पलट के दे, भले उससे उसके अपने रिपरकशन है वो ये चीज करने के। ये चीजें आसान नहीं है। जो शालू थी, उसने उसकी एक कीमत अदा की, सुधा ने सुधा होने की कीमत अदा की। वो आसान नहीं है। अगर आप किताब ध्यान से पढ़ोगे तो एक लेयरिंग ये भी है कि जैसी जी। वो थी उसके लिए बहुत कुछ छूट भी गया ना उनका, एक 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 छूटा भी उनका है। वो छूटा भी, और उसी वजह से क्योंकि वो वैसी है। तो वो मैं यही दिखाना चाहता था कि आप रियलिस्टिक होके देखो चीजों को, कि और हमारे समाज के लिए एग्जाम्पल बनो, कि आपसे, आप भले विद इन दैट लिमिट, हो सकता है आपको पूरी दुनिया ना जानते, हो सकता है आपका मोहल्ला जानता हो सकता है आपके 20 लोग केवल जानते हो, लेकिन वो 20 लोग बोले कि हाँ यार ये क्या बंदी है, या ये क्या औरत है, या ये क्या महिला है। तो ये थॉट था उसके पीछे। सर यही सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे। मैं अपना पर्सनली बोलती हूँ, जी सबसे ज्यादा जो जी मुझे आपसे जोड़ता है या आपकी किताबों से जोड़ता है, वो यही सशक्त महिलाओं के लिए सशक्तिकरण दिया है आपने। या ये तीनों जी महिलाएं हैं जो अपनी बात बहुत पुरजोर तरीके से रखती हैं, जी और जैसे जीना चाहे अपनी शर्तों पे वैसा जीती हैं, और कुछ जी गलत नहीं करती। सबसे अच्छी कहानी की जो जी बात मुझे लगी कि तीनों ही कहानियों में बहुत सुंदर तरीके से आपने उसका चित्रण किया। सर ऐसा लगता है हम साथ में जी रहे हैं कहानी के। जी जी जी। तो तीनों ही कुछ गलत नहीं धन्यवाद। करती। सर सर तो कहाँ से जी, प्रेरणा मिलती है आपको ऐसी कहानियों की? अरे ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि अ, अब ये बचपन से इतने लोगों से मिले हैं, देखा है, न्यूज में पढ़ा है, आसपास सुना है, अखबारों में, दोस्तों से, कहीं ना कहीं तो क्योंकि जो कैरेक्टर आप क्रिएट करते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो रियल हो, आप बहुत सारी चीजों से जी मिल के बनता है। जैसे अगर मैं, कोई मेरे से पूछे कि चित्रा पाठक कौन थी, तो मैं किसी पे हाथ नहीं रख पाऊंगा कि ये चित्रा पाठक थी, लेकिन ऐसे मैं 5 लोगों को बता सकता हूँ जिनके अंदर चित्रा पाठक का कोई एलिमेंट होगा, है ना। तो वो आप बहुत इकट्ठा करके वो बनाते हो, क्रिएट करते हो। तो इंस्पिरेशन तो समाज ही होता है, मतलब इन जनरल वो कहीं ना कहीं आप उन कैरेक्टर्स की, किसी की कोई बात आपको अच्छी लगती है तो आप वैसे करते हो, और वो कहीं ना कहीं मिला के एक हाइपोथेटिकल दुनिया क्रिएट करते हो कि हाँ यार ये ऐसा एक सच्चा आदमी हो सकता है, एक जीता जागता इंसान ऐसा हो सकता है। और ऐसा मतलब ऐसा बिल्कुल अभी तक मैंने कोई ऐसी कहानी नहीं लिखी जिसमें मैं बिल्कुल ऐसे रख के बताऊं कि ये इसके से इंस्पायर होकर मैंने लिखा है, या इस कैरेक्टर से इंस्पायर होकर लगा, ये रियल लाइफ का ये कैरेक्टर है। क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत कुछ बना देता हूँ अलग अलग जगह से जोड़ के उसको, चाहे वो चित्रा पाठक हो, चाहे शालू अवस्थी हो। तो जैसे शालू अवस्थी जैसे 2-3 लोगों से मैं मिला हूं, तो सरकारी नौकरी में है और जो कर रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसी महिला नहीं है जो मैं बोलूँ कि हाँ ये शालू अवस्थी की कहानी है। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। सर सबसे ज्यादा खूबसूरती मुझे आपके लेखन की यही लगती है। अच्छा सर, ये तीनों ही किताबें फिक्शियस है, मतलब कि नॉन फिक्शियस है, काल्पनिक है ये तीनों? जी जी जी। कि और हाँ, मतलब कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई कैरेक्टर जिंदा है इसका, मतलब एक भी नहीं।
अच्छा। फिक्शन ही है ना, वरना तो अखबार हो जाएगा ना, वरना तो मीडिया वाले आप लोग वही उसके लिए। अरे सर। अगर मैं वही लिखने लगूं जो अखबार में आता है या न्यूज में आता है, तो बड़ा मुश्किल है ना फिर तो। आपको उस न्यूज के बियॉन्ड जाना बड़ा मुश्किल है ना। जैसे आप ये देखो ना, एज ए जी। राइटर मेरा काम क्या है कि जो चीज है नहीं, जिसको कोई खबर नहीं लिख रहा, मैं उन बातों को लिख पाऊँ। वो सवाल जो कोई नहीं उठा रहा, वो मैं उठा पाऊँ। और बिल्कुल सर। एज अ राइटर हमारी जिम्मेदारी यही है। तो अगर मैं वो कोई जैसा ऐसा आंदोलन हुआ, मान लो अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन में कोई लड़की ऐसी थी जो स्टेज पे आके बोलती थी, जब मैं लिखूंगा तो मैं कोई रियल, अगर इसी को लिखना होगा तो मैं वो कैरेक्टर बदल दूंगा, या कोई ऐसी चीज लिखूंगा जो वैसी जैसी अलग सच हो, जिसका एक इंडिपेंडेंट इस दुनिया में सच हो। लेकिन वो एग्जैक्ट वो लिखना जी तो बड़ा सर। मुश्किल है, मतलब जैसे वो मेरे बस का नहीं है। मतलब वो फिर फिक्शन जो लोग भी जी लिखते सर। हैं वो हमेशा अपनी तरफ से ऐड करते हैं। अदरवाइज आप देखो ना, रोज अखबार में इतनी हजार खबरें आती हैं, हम लोग पढ़ते हैं लेकिन हम महसूस नहीं करते ना। हम कितना नॉर्मलाइज हो गया ना कि 5 लोग मरे, सही यहाँ पे बात है। गोली चली, यहाँ पे दहेज का ये हुआ। हम एक भी कैरेक्टर से महसूस नहीं करते। लेकिन अगर आप दहेज पे ही कोई, अगर किसी ने किताब लिखी है, आप उसको पढ़ो, तो आप उस कहानी के साथ जियोगे, वो आपका अपना अनुभव होके रह जाएगी वो कहानी। तो वो एग्जैक्ट वैसा किसी भी राइटर को नहीं लिखना चाहिए। जैसे कई बार जो इनिशियल राइटिंग होती है, तो लोग क्या करते हैं कि जो उन्होंने कहीं सुना है या जो कहीं पे उन्होंने न्यूज में देखा है, वो उसको ही बना देते हैं उस तरीके का। वो कभी नहीं करना चाहिए, आपको अपनी तरफ से जोड़ना चाहिए, उसमें उसकी प्रोसेसिंग करनी चाहिए, जी जो भी सर। आप बात कहना चाहते सर आवाज आ रही है मेरी? हो। जी जी, बताएं। हेलो सर, जी जी जी, यू कैन बताएं, आ हियर रही मी? है आवाज। यस यस यस। जी सर। सर मेरा अगला सवाल, जी सर मेरा अगला सवाल था कि कमरे में लगा पंखा हंस दिया, खिड़कियां खुश जी हो गई, दरवाजे पर्दे सभी मुस्कुरा उठे। तो सर ये जो आप ऑब्जेक्ट से बात करें, मीन्स आप जो ये वस्तुओं से या चीजों से बात करते हैं, सर ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो सर ये कैसे करते हैं आप? मतलब इसके पीछे नहीं तो क्या मैं सोचा आपने, तो क्या तर्क सोचा? नहीं तो मुझे ये लगा ना, क्योंकि जैसे जो ऑब्जेक्ट यूज करता हूँ, हम और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं यूज करता जो आम जिंदगी में ना हो। तो मैं चाहता हूँ जब रीडर पढ़े ना, तो हर कमरे में एक पंखा होता है, हर कमरे में एक ग्लास होता है, एक बिस्तर होता है, कहीं पे आदमी सोता है। तो मुझे लगा कि मैं जब ऐसे लिखूंगा तो और रिलेट करेगा आदमी, क्योंकि इस चीज को आप फिल्माया भी नहीं जा सकता, ये केवल कहा जा सकता है, केवल कहानियों में लिखा जा सकता है। तो मुझे लगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा इससे रिलेट करेंगे, और उनको लगा कि अरे ये मेरे आसपास की कोई मेरे मेरे ऐसा जैसे मेरी कोई जिंदगी देख रहा हूँ। क्योंकि जब भी कोई कहानी पढ़ता है, तो चाहे वो शालू अवस्थी की कहानी हो, चाहे वो सुधा की कहानी हो, अ, आदमी कहानी सुधा की पढ़ रहा होता है, लेकिन आदमी अपने हिस्से उसमें ढूंढ रहा होता है। आदमी अपने आप के हिस्से उसमें कहानी में ढूंढ रहा होता है। तो वो अपने हिस्से ढूंढने के लिए हमें ऐसी चीज करनी पड़ती है कि वो लगे कि यार ये तो मेरी बात इन्होंने कह दी, अरे ये तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। तो उसके लिए जरूरी था कि ऐसे ऑब्जेक्ट से, और वो मेरे को नया मिल गया, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और वो सक्सेसफुल रहा कि ऐसे ऑब्जेक्ट में वो चीज काम की। मतलब मैंने पहले हार्डली 1-2 जगह ऐसा देखा था कि लोग ऑब्जेक्ट में बात करें, कि जहाँ पे चादर और तकिया और बिस्तर भी एक तरीके से एक लाइवली चीजों की तरह बात करते हैं। जहाँ पे मतलब कुछ एक मैंने ऐसी कहानियां तो पढ़ी है जहाँ पे जानवर बात करते हैं लाइवली, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बात करते थे इस तरीके का। ये चार चांद तो लगा देता है किताब की खूबसूरती में। वेरी बहुत धन्यवाद। जी बहुत सुंदर लगता है सर, जब ये हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम उस कहानी को जी रहे हैं, हम महसूस करते हैं उसे अपने जी आसपास। जी जी सर जी। मनीष पांडे जी लिख रहे हैं कि सर इतनी सौम्यता से बातों को समझा रहे हैं जिसका जवाब नहीं लाजवाब है। थैंक यू धन्यवाद मनीष जी। मनीष। धन्यवाद। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोई भी लेखक बन, जैसे कि कोई भी अगर जिसके भीतर, जैसे चित्रा ने कहा ना कि हम सबके भीतर एक कहानी चल रही होती है, बस जी जी खिड़की से झांकती है वो कहानी, दरवाजों से झांकती है, बस उसे हमें अटेंशन देने की जरूरत है। तो किसी भी लेखक को अगर लिखने की शुरुआत करनी, उसे लगता है कि वो कुछ पब्लिश कराने लायक लिख रहा है या सबको बताने लायक लिख रहा है, तो सर कहाँ से शुरुआत करे वो? मतलब एक बेहतरीन लेखक शुरुआत कहाँ से करे? ये आप नहीं बहुत पहले अच्छे से बता सकते हैं। तो मुझे लगता है किसी भी लेखक के लिए सबसे पहले बहुत जरूरी है कि पहले वो लिखना ही क्यों चाहता है। पहले इस बात का जवाब आप ढूंढें कि आपको ये छपवाना ही क्यों है। मान लीजिए आप किसी कॉलेज में, आप कहीं नौकरी करते हैं सॉफ्टवेयर में, आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या तो ये कीड़ा कह रहे सब लोग जान जाएंगे कि ये राइटर है, राइटर है, राइटर है। अगर ये है आपके मन में, तो आपको कभी नहीं छपवाना चाहिए। अगर आप इस तरीके का है कि नहीं, मुझे राइटिंग से ही फुल टाइम करियर बनाना है, तब तो आप लिखें।
या जो भी आपका रीजन है, मान लीजिए आपको केवल शो ऑफ के लिए करना है कि चलो मैं एक अच्छी कॉर्पोरेट में नौकरी करता हूँ, 6 साल से काम कर रहा हूँ, सब लोग जानते हैं, किताब लिख दूंगा ना तो मेरे को ऑफिस में थोड़ा एक अलग पोजीशन मिल जाएगी कि मतलब हाँ भाई ये राइटर है इस तरीके का। तो आप पहले ना वो वजह अपनी लिखो एक कागज पे बैठ के कि आपको राइटर बनना ही क्यों है। और जब आप वजह लिखेंगे उसकी, तो आप जानेंगे कि सच्ची वजह क्या है आपके राइटर बनने की। और सच्ची वजह एज इन की केवल दिखाने के लिए बनना है, या आपके अंदर ये कीड़ा है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि कोयल इसलिए नहीं गाती है कि उसकी आवाज अच्छी है, कोयल इसलिए गाती है क्योंकि उसके पास गाने को कुछ है, उसके पास सुनाने के लिए जी। कुछ है। तो तो आप ये देखें पहले कि आपको क्यों, आप अपना वो रीजन सही करें। इसलिए बिल्कुल ना बने कि अरे ये लोग 4 लोगों ने बना लिया तो बहुत आसान लग रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये फिर वही IIT जेईई का एग्जाम की तरह हो जाएगा कि आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, है ना। तो आपको हमेशा पहले देखना चाहिए कि आपकी वजह क्या है। जब आप ये जान जाएंगे कि आप इस वजह से लिखना चाहते हैं, तो दूसरा काम ये करना चाहिए। जैसे आप कोई, ये वैसे ही जैसे आप क्रिकेट खेलना कैसे सीखेगा कोई, क्रिकेट खेल के ही सीखे। तो आप उसको लिखें। फिर क्रिकेट खेलने में क्या है कि आप क्या मतलब, जैसे आप ऐसे समझिए ना, अगर आप क्रिकेट खेलना सीखना चाहते हैं तो आप किसी के पास जाते थोड़ी ना है। आप टीवी पे देखते हैं, सही बात। आप क्रिकेट मोहल्ले में खेलते हैं और आप क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। आप एक बार गलत खेलते हैं, दूसरी बार गलत खेलते हैं, तीसरी बार सही खेलने लगते हैं, चौथी बार फिर गलत होता है, फिर खेलने लगते हैं। तो राइटिंग भी ऐसी है कि आप वो करना शुरू कर दें उसमें। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पहले, अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो आप ये देखें कि आपसे पहले भी हजारों लोग किताब लिख चुके हैं, आपके बाद भी हजारों लोग किताब लिखेंगे। तो जो आपसे पहले लिख चुके हैं वो कम से कम 200-300 अच्छी किताबें, और अच्छी आप खुद ढूंढे जाके लाइब्रेरी में, किताब की दुकान पे, अमेजोन पे। तो इतना आसान हो गया है कि वो किताबें आप पढ़ें पहले, और वो पढ़े ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1-2 साल लगाएं उसको पढ़ने में। आप देखें कि कोई राइटर कोई बात लिखता है तो किस स्टाइल में लिखता है, क्योंकि किताबें ना कहानी की वजह से कभी नहीं चलती, वो हमेशा राइटर के स्टाइल की वजह से चलती है। वही बात मैं वास्तविकता। लिखूंगा तो वो तो अलग तरीके से लिखूंगा, वही मेरा कोई दोस्त लिखेगा वो अलग लिखेगा, मेरे साथ कोई और राइटर है वो अलग तरीके से लिखेंगे। हर किसी को वो अंदाजे बयां पसंद आता है। तो जब आप दूसरों को पढ़ेंगे तो आप अपना अंदाजे बयां डेवलप कर पाएंगे। तो जैसे, और जिस दिन आपने सही में मतलब बिल्कुल, बहुत लोग मेरे को पूछते हैं किताबें, जिस दिन कोई भी 150-200 किताबें भी पढ़ लेगा, 50 किताबें सही से पढ़ लेगा, है ना, पूरी दुनिया की जो अच्छी है, उसके बाद उसको ना किसी राइटर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम लिखें कैसे, हम क्यों बने राइटर। क्योंकि उन 50 किताबों में आपको समझ में आ जाएगा ना कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ पूरी जिंदगी अपने, या नहीं कर सकता। भाई ये तो वैसे ही है ना, अगर आपको सिलेक्शन हो गया बैंक पीओ में तो आप बाकी जिंदगी बैंक पीओ की नौकरी करेंगे ना, क्योंकि आपको पैसे मिलेंगे। राइटिंग में तो उतने पैसे भी नहीं मिलेंगे इतने इनिशियली। फिर आप एक तरफ एक अलग लूप खोल देंगे कि नहीं हमें राइटर, फिर बाद में आप डिसअपॉइंट भी होगे कि अरे ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, वो तो झूठ बोलते थे। तो आप पहले देखेंगे आपकी वजह क्या है, आपको बनना ही क्यों है राइटर, आपको क्यों किताब लिखनी है, और क्रिटिकली ये पूछें। जी। क्योंकि जिस दिन आप सही से पूछेंगे ना, तो उस दिन उसका जवाब आपको अपने आप अंदर मिल जाएगा कि आपको क्यों बनना है। और जब पूछेंगे, हमेशा ये मान के राइटर से किताब पढ़नी चाहिए, हमेशा ये मान के कि राइटर मर चुका है। आप मान लो, जैसे आप तो चलो मेरे से पूछ ले रहे हो सवाल, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ हाइपोथेटिकली, अगर मान लो मैं नहीं होता और आप ये किताब 50 साल बाद पढ़ते, तो आपके पास मैं तो नहीं था ना जवाब देने के लिए। तो फिर आप किताब क्या जी। करते? जब मेरी किताब, आपको कोई चीज समझनी होती सुधा के बारे में, तो आप मुसाफिर कैफे कितनी बार पढ़ते? 3 बार पढ़ते, 4 बार पढ़ते, 5। किसी न किसी दिन उसके मतलब खुल जाते हैं, है ना। किसी न किसी दिन आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये इस वजह से ऐसा लिखा गया था, अच्छा ये ऐसा था। तो वो आपको ये मान के करना चाहिए कि अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो केवल कैजुअल ऐसे ना पढ़े जैसे आदमी अखबार पढ़ता है। आप उसको ऐसे पढ़े जैसे उसका एग्जाम में आपको पेपर देना है। जिस दिन आप वैसे पढ़ने की आदत डाल लेंगे, बारीकी से। एग्जाम की तरह पढ़ने की, हाँ स्टडी जैसे कर रहे हैं जैसे आपको कोई पेपर, तो उस दिन फिर आप उसको करें। ये सब आप करें, तब फिर आप राइटिंग का सोचें। मतलब राइटिंग, आप ये मान के चलिए कि एक लंबी चीज है। इस देश में आदमी डॉक्टर, एक एवरेज से एवरेज डॉक्टर बनने में 8 साल लग जाते हैं। एक 2 कौड़ी का इंजीनियर बनने में कम से कम 5 साल लगते हैं, 1 साल की कोचिंग और 4 साल का वो। एक खराब से खराब MBA बनने में कम से कम 2 या 3 साल लग जाते हैं। तो आपको तो राइटर बनना है, राइटर तो मतलब एक लंबा काम है, मतलब एक लंबी प्रक्रिया है। जब आपके मरने के बाद भी आपका नाम लोग लें। आप जिस कंपनी में नौकरी करते हैं, आपके मरने के बाद कोई नाम थोड़ी ना लेगा वहां पे कि अरे इन्होंने बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया था। ऐसा तो होता नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। तो जी। आप अगर ये चीज करना चाहते हो तो आपको इनपुट भी देना पड़ेगा ना उतने साल का, उतनी चीजों का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनपुट सभी को देना पड़ेगा, हो सकता है कुछ लोग नेचुरली लाइफ में इतना झेले हुए हों, इतना ज्यादा उनकी जिंदगी, उनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा हो। कुछ लोगों में बिल्कुल ब्लेसिंग होती है, ऊपर से आता है। बट लेकिन जिनमें ये ऊपर से आती है चीज, वो किसी राइटर से पूछने भी तो नहीं जाते ना कि वो क्यों लिखे। आप जब पूछने आ रहे हो तो इसका मतलब जी। आपके अंदर तो है नहीं वो चीज। तो इसका मतलब है कि आपको वो चीजें बेसिक काम करना पड़ेगा किसी भी फील्ड में घुसने के लिए। आप पहले देखो कि आपको कोई भी फील्ड में घुसना है, चाहे
पढ़ाना है या कल को कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या करते हो? आप देखते हो कि पहले पेपर कैसे आए थे, कौन से सब्जेक्ट से लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, वो सब्जेक्ट में कौन सी 4 किताबें जो पढ़नी चाहिए, या इस बार के टॉपर कहाँ के पढ़े थे। आप उसका एक बेसिक होमवर्क करते हो ना, तो राइटिंग में भी वैसे ही है कि आप वो होमवर्क करें और उसके बाद उस फील्ड में घुसे। इस वजह से ना घुसे कि आपने एक आर्टिकल पढ़ लिया था या एक लाइव सुन लिया था या एक कोई इंटरव्यू देख लिया था और आपको लगा कि हो जाएगा, तो आप उस पर थोड़ा होमवर्क करें उसको लेके और तब फिर आगे बढ़े उसको, क्योंकि ये मतलब लंबा गेम है। अगर आप जितना कम तैयारी के साथ आएंगे उतना जल्दी आप डिसअपॉइंट होंगे। मेरे जान पहचान में बहुत ऐसे लोग हैं जो पहली किताब के बाद डिसअपॉइंट हो गए, उन्होंने दोबारा किताबें नहीं लिखी। तो इस वजह से नहीं लिखी क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे। वो जब आए थे खेलने तो उनको पता ही नहीं था कि ये गेम क्या है, तो गेम सीख क्या ही है। जी सर, हीरा जी पूछ रहे हैं, एक्चुअली उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं एक एक करके पढ़ रही हूँ। लेखन को जी। रोजगार बनाया जा सकता है, करियर के रूप में लेखन को कैसे देखते हैं, और किताब लिखने के पीछे का मूल उद्देश्य क्या है होता है, आपने किताबें किस उद्देश्य से लिखी? हम्म तो एक एक करके लेते हैं। तो जो मूल उद्देश्य है, जैसे मैं हमेशा वही बोल रहा था ना कि जैसे कोयल इसलिए नहीं गाती ना क्योंकि उसकी आवाज अच्छी है, जैसे मैं इसलिए नहीं लिख रहा ना क्योंकि मैं लिख अच्छा लेता हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई बात बतानी होती है। मेरा एक विजन है ह्यूमन रेस को लेके। जैसे जब मैं सुधा की कहानी कहता हूँ तो मैं मानता हूँ कि जो शादी जो व्यवस्था है उसको एक बार दोबारा इस समाज में देखने की जरूरत है। जब मैं इब्ने बतूती लिखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्या जिनके पति या जिनकी पत्नियां मर गई उनको जिंदगी में दूसरा मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये सवाल है। और इसका जवाब ढूंढने के लिए मैं वो लिखता हूँ। तो पहले तो जो मूल उद्देश्य हर किसी का अलग अलग होता है, मेरा ही है, और मैं उस उद्देश्य को एज अ फिलोसफी, एज अ विजन टू ह्यूमन काइंड देखता हूँ कि हम लोग इंसान के लिए कोई सपना देख पा रहे हैं क्या, या हम वही दाल रोटी नून भात में ही खर्च हुए जा रहे हैं। तो हम लोग मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत कोई बुरी चीज है, जब क्योंकि किताबें और ये सब ना जब आदमी का पेट भरा रहता है ना तब के बाद की शगल है, ये बेसिक नहीं है। आप कल को मैं उम्मीद करूं कि नहीं ये तो जो दिहाड़ी कर रहे हैं ये लोग मेरी किताब पढ़ लेंगे तो इनकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं चाहता यही हूँ कि वो लोग पढ़े तो शायद कुछ सीखें, या ऐसे बहुत सारा लिटरेचर भी इस दुनिया में, चाहे रशियन लिटरेचर हो चाहे यहाँ पे भी लिखे गए बहुत सारे से। लेकिन जो आदमी बेसिक के लिए स्ट्रगल कर रहा है उसको दिमाग की खुराक की जरूरत बाद में है, पहले उसको पेट की खुराक की जरूरत है। और सही बात। किताबें वो आपके आत्मा का भोजन होता है। जैसे वही होता है ना कि आप पानी डालते हो पौधे में, तो पौधा पानी से बड़ा नहीं हो जाता, वो पानी से उसको जो चाहिए उसको ले लेता है, पानी से बहुत सारा कुछ बह जाता है। तो वो जो है आप समझ पाएंगे आपको क्या चाहिए। दूसरी बात है कि लेखन को करियर बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि अब लेखन को बिल्कुल सही समय है करियर बनाने का, कि आप उसमें पहले से तैयारी के साथ आए, उसको समय दें, सीखें। जो कमर्शियल राइटिंग है उसको सीखें। अब कमर्शियल राइटिंग कहाँ कहाँ होती है? न्यूज चैनल में होती है, एडवर्टाइजिंग फर्म्स में होती है। आप सारे एड जो दिन भर टीवी पे आते हैं देखते, कोई ना कोई उनको लिखता है बैठ के ना। आप जब देखेंगे, आप रेडियो पे जो शो सुन रहे हो तो कोई ना कोई बैठ के लिखता है जो एक एक शब्द बोला जाता है। आप जब टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, हर कोई जो शब्द बोला जा रहा है वो कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं ना जो बिना लिखे उसमें। तो सारी जो कमर्शियल राइटिंग है, जैसे अगर आपको न्यूज रिपोर्टिंग लिखनी है तो अलग तरीके से लिखनी होगी, उसकी फील्ड के लोग होंगे। कॉपी राइटिंग करनी है तो कॉपी राइटिंग के लिए अलग लोग हैं। आपको वो सीखना पड़ेगा। चाहे वो रेडियो के लिए लिखना है तो कमर्शियल राइटिंग आप पहले देखें कि रेडियो में, अब आप ऐसे मैंने बोल दिया कि रेडियो के लिए है तो एकदम से कोई अगला सवाल आएगा कि अरे रेडियो के लिए कैसे लिखते हैं। आप पहले सुनो उसको, मतलब कि रेडियो के लिए कि आप क्या वो कहानियां कहना चाहते हो जो रेडियो पे आती हैं। जब आती हैं तो फिर आप देखेंगे तो उसमें हर कहानी में एक पैटर्न होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, तो आप वो कैसे करें। तो वो आप, और जैसे फिल्म के लिए लिखना है तो हर फिल्म में आप देखेंगे हर कहानी में किसी न किसी को कुछ चाहिए होता है और रास्ते में एक चीज उसको रोक रही होती है। मोटा मोटा इस हर दुनिया की कहानी इसी पैटर्न पे चलती है। किसी को कुछ चाहिए और कोई उसके रास्ते में एक रोड़ा बना हुआ है। इससे बियॉन्ड तो कोई कहानी होती नहीं है, सारी कहानियां इसमें आ जाती है, 99% कहानियां। तो आप वो देखिए कि वो कौन है। अगर आपको स्क्रीन राइटिंग कर सीखना है, स्क्रीन प्ले लिखना है, तो आप गूगल भी करेंगे तो स्क्रीन प्ले की 10 अच्छी किताबें आपको पता चल जाएंगी। तो आप वो बेसिक होमवर्क करें पहले। मतलब अब तो सब कुछ गूगल पे, आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी चीज। तो आप वो देखें कि आपको रेडियो में लिखने में आप कंफर्टेबल हैं कि टीवी की राइटिंग में आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप टीवी राइटिंग करना चाहते हो तो आप ये देखें कि इस समय टॉप टीवी शो कौन सा चल रहा है, उसके राइटर का नाम क्या है, वो कैसे लिख रहे हैं। अब अगर आप गली बॉय फिल्म आपको अच्छी लगती है तो आप ये जानिए कि गली बॉय के जिसने, अगर आपको उसके डायलॉग अच्छे लगते हैं तो डायलॉग विजय मौर्य ने लिखे थे, विजय मौर्य ने पहले क्या क्या लिखा था। आप वो देखें, आप उसमें अंदर घुसे उसके कि वो कैसे हो रहा है। जैसे अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी हो तो आपको पता रहता है ना 3 साल पहले ये टॉप किए थे, ये यहाँ किए थे, इस कोचिंग से इतने लोग हुए थे। तो वैसे ही राइटिंग में भी वो चीज है।
और कोई सवाल क्या था इनका? सवाल मैं मिस कर गया, 2 ही सवाल के जवाब दे पाया। सर उन्होंने करियर ये वाइज और पूछा वो, था कि लेखन का उद्देश्य क्या होता है और उसे क्या रोजगार की तरह देखा जा सकता है। हाँ तो बिल्कुल देखा जा सकता है, मतलब तो तो उसका मैंने तो सर बताया कि लाइव कैसे देखा। एग्जाम्पल आप ही हैं। जी जी, नहीं नहीं, और कमर्शियल राइटिंग में बता रहा हूँ कि कैसे शुरू की जा सकती है। आपको अलग अलग फील्ड में वो देखें आपको क्या मैच करता है उस फील्ड से, तो आप उसमें करें उसको, उसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन अब अगर मेरे से पूछोगे कोई कोर्स है क्या इसका, तो कुछ ही कोर्सेज हैं एफटीआई वगैरह में होते हैं, फिल्म इंस्टीट्यूट में 2 साल का कोर्स है मेरे ख्याल में स्क्रीन राइटिंग का, एक आध जगह और होता है। वहां के बाद कितनी गारंटी है नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कोर्स होते हैं, लोग करते हैं, सीखते हैं, प्रोफेशनली सीखते हैं। मतलब कम से कम स्क्रीन राइटिंग वो सीखी जाती है, कमर्शियल राइटिंग की जाती है। आप किसी भी शहर में रेडियो स्टेशन है, वहां कॉपी राइटर की जरूरत होती है, वहां पे आप नौकरी के लिए अप्लाई करें, वो जाके मतलब इंटर्नशिप करें। आप ये मत सोचें शुरू में कि आपको पैसे कितने मिल रहे हैं। अगर आपको कोई चीज मन है करने का, तो आप ये देखो कि आपको मजा कितना आ रहा है, और फिर आप उसको करें। आप ये मत देखें कि अरे नहीं, वो मेरे साथ का लड़का है, वो तो 15,000 महीना पा रहा है, 25,000 पा रहा है, और मैं तो 6,000 में काम कर रहा हूँ। आप ये मत देखो। अगर आप 6,000 में काम कर रहे हो और आपको मजा आ रहा है, तो वो 25,000 से फार बेटर है लॉन्ग रन में। आप उससे ज्यादा ना भी बना पाओ, लेकिन आप कम से कम खुश तो रहोगे। इंपॉर्टेंट बात तो वही है ना, अल्टीमेटली इतने कम समय के लिए हम लोग खुश रहे आदमी, उसमें परेशान होने वाली कोई बात तो है नहीं। किसी से भी पूछो, अल्टीमेटली हर कोई खुशी तो रहना चाहता है, और खुश रहने के उसको रीजन भी पता होता है, बट फिर भी वो काम नहीं करता। दिक्कत ये है। सर विशाल यादव जी लिख रहे हैं, लेखन कार्य करते समय किस प्रकार की परिपक्वता और किस प्रकार की मनोदशा होनी चाहिए आपके विचार में। सर विशाल यादव जी भी बहुत बड़े फैन हैं आपके, बहुत चर्चा ये बहुत करते हैं धन्यवाद। आपके बारे में। अब ये एग्जैक्ट मतलब मेच्योरिटी कैसी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, ये सवाल थोड़ा मुश्किल है बता पाना। लेकिन मुझे लगता है हमेशा जैसे कहानी ऐसे लिखनी चाहिए कि आप ये मान के लिखिए कोई भी चीज कि ये आपका इस दुनिया में आखिरी चीज है जो आप लिख रहे हैं, है ना। आपकी एक तरीके से समझ लीजिएगा आप अपनी वसीयत लिख रहे हैं जब भी आप लिखें, और ये आखिरी चीज है, उसको कैजुअली ना लें। तो जो अगर आप आखिरी चीज मान के लिखेंगे, तो अपने आप इस नजर से इसको देखेंगे, अरे यार ये मेरे मरने के बाद आखिरी बार पढ़ा जाएगा, और ये आखिरी चीज है जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो आप अपने आप अपना सारा एफर्ट उसमें डालेंगे, है ना। आप ये मान के चले, आप ये मानिए मत कि ये, तो आप उस मेच्योर, उस सीरियसनेस के साथ जब आप लिखेंगे, तो आप शायद जो कैजुअली आप लिख रहे थे उससे बेहतर लिखें। ये वैसे ही है जैसे ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, जब जाते हैं तो कुछ देर के लिए जाते हैं, फिर चाय पीने जाते हैं, फिर आते हैं, फिर लैपटॉप खोलते हैं, फिर इधर घूमते हैं। लेकिन अगर आप आपकी अपनी कंपनी हो, आप अपनी कंपनी चलाएं, तो आप ऐसा नहीं करेंगे ना, आप हर एक मिनट उस पर देंगे। तो आपको सोचना चाहिए कि आप जो ये दे रहे हैं वो कैसे वो कैसे उसको दें, क्योंकि जो परिपक्वता है ना, बहुत सब्जेक्टिव मसला है। कई लोग परिपक्व नहीं होते और बहुत अच्छा करते हैं जीवन में, क्योंकि उनके बेसिक्स पे काम करते हैं। वो उनके रास्ते में कोई आता है तो उसको अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से करते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मेच्योर दिखते हैं स्टेज पे, लाइव में, माइक पे, लेकिन रियल लाइफ में बहुत परेशान करते हैं लोग। तो वो सब्जेक्टिव मसला है, मेच्योरिटी उस तरीके की। सर रेणु जी लिख रही हैं, आई एम योर बिगेस्ट फैन, मैंने आपकी ऑलमोस्ट सारी किताबें पढ़ी है, मेरी फेवरेट बुक है अक्टूबर जंक्शन। पीहू जी जी, आपको वेलकम बोल रही हैं। बहुत धन्यवाद। राहुल टंडन जी सर भी आपको वेलकम बोल रहे हैं। मोहित बहुत तिवारी धन्यवाद। सर बोल रहे हैं कि सबसे अलग नजरिए से एबन बतूती लिखी गई है, इस बात को तो मैं भी एग्री करती हूँ। बहुत मुझे ऐसा बहुत लगता है सर नए भारत का दृष्टिकोण है, विकसित भारत का दृष्टिकोण आपने एबन बतूती में प्रयोग किया है, और हम सबको ही शायद इसी तरीके से सोचना चाहिए, तभी हम विकासशील से विकसित देश बन सकेंगे। जी 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 जी, जी सर। बहुत सर मोहित धन्यवाद। तिवारी पूछ रहे हैं, आप एक किताब पूरा करने में कितना समय लेते हैं। कम से कम 1 साल तो चला ही जाता है, जब से शुरू करते हैं तब से, उसके मतलब आने तक में 1 साल चला जाता है करीब करीब। मतलब मैं डेली नहीं लिखता, तो बहुत डेली नहीं लिख पाता मैं, तो करीब, लेकिन फिर भी 1 सवा साल चला जाता है। मतलब इससे कम तो नहीं, मतलब सर मतलब सर इससे कम। हाँ, मतलब सर रोज लिखना जरूरी नहीं है। नहीं जरूरी तो कुछ इसे भी नहीं है ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या सही है। जैसे मैं पर्सनली रोज नहीं लिख पाता, मतलब क्योंकि मैं कई सारी चीजों पे एक साथ काम कर रहा होता हूँ, तो इसलिए मैं रोज एक चीज को समय नहीं दे पाता। लेकिन जैसे कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप बहुत ज्यादा लिखते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं बिल्कुल नहीं लिखते हैं, लेकिन आपके दिमाग में चलती रहती है चीज उस तरीके से। अगर मैं ऐसे जी सोचूं कि मैंने कितने घंटे टोटल दिए होंगे, तो अगर टोटल दिन जोड़ूंगा इब्ने बतूती का, तो मुझे नहीं लगता 30 से ज्यादा दिन तक मैंने लिखा होगा। लेकिन वो 30 दिन 1 साल में आए थे, वो 30 दिन आने में जी 1 साल लगे, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको करें, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि 25 सेटिंग में किताब हो जानी चाहिए। कई बार तो 25 सेटिंग में कुछ नहीं होता, कई बार सेटिंग लग जाती है।
एक्चुअल राइटिंग डे उसमें, तो वो हर किसी का अलग होता है। अब जैसे वो एल्केमिस्ट उन्होंने 1 हफ्ते में लिख दी थी। अ, मुझे मैंने जब बाद में सुना तो मुझे बड़ा चौंका मैं कि 1 हफ्ते में कैसे लिख दी। रांगे राघव 10 हफ्ते दिन में नॉवल लिख देते थे अपना। कई लोग लिख देते हैं, जैसे मैं नहीं लिख पाता हूँ ऐसा। तो अब हर किसी का जी अपना सर। अलग अलग प्रोसेस। सर अपूर्वा पाठक जी पूछ रही है, सर आप इतना डेडिकेट कैसे रहते हैं? अब नहीं, सर वो इसका तो जवाब ये क्या वैसे ही है होगा? ना कि अगर नहीं लिखेंगे तो नौकरी पैसे नहीं आएंगे ना। अब तो जब पैसे के लिए लिख रहे हैं तो फिर वो वैसे ही ना नौकरी की तरह हो गया मेरे लिए। कोई ऐसा नहीं बचा ना कि शौक क्या लिख रहे हैं। तो आप अगर आप उसको करियर बनाना चाहते हो तो करियर तो सीरियसली रह के बना जा सकता है। कैजुअली करियर तो नहीं बना सकते, कोई भी फील्ड में नहीं बना सकते। मतलब जो मैंने नौकरियां की, मतलब मैं ऑन एन एवरेज से अबव एवरेज ही डेडिकेटेड था वहां पे भी उसमें। तो आपको कोई भी आप करिए, आप आसान तो कोई भी चीज नहीं है ना। और आप कोई भी चीज जिसपे आपको मजा आता है तो आपको थकावट नहीं लगती। बस अच्छी बात यह है, आप अगर जब मन वाला काम करते हो तो आप थकते नहीं। जैसे मेरे को सरदर्द नहीं होता कि अरे यार मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहे कितना उलझा, मैं परेशान रहूंगा, फ्रस्ट्रेट होऊंगा, लेकिन मेरे को सरदर्द नहीं होता कि अरे यार मैं क्या चीज में उलझाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से मैंने चूज किया है। तो मजा आता है। सर शिवम मिश्रा जी कह रहे हैं, साहित्य में ठहराव का क्या महत्व है जब जीवन में इतनी भाग दौड़ है? सही बात है। इसीलिए तो ठहराव का महत्व है, क्योंकि जीवन में भागदौड़ है ना। हम लोग मेडिटेशन का, ये तो वही वाली बात है ना कि हम लोग के जीवन में अब योग का क्या महत्व है। क्योंकि जब आप वो करेंगे, जब आप भागेंगे, जो भागेगा वही तो जान पाएगा ना कि सुकून का मतलब क्या है। जो थकेगा वही तो जान पाएगा ना कि थकावट मिटाने का मतलब क्या है। और इसीलिए वो जरूरी है। इसीलिए जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि किताबें, आप जैसे शरीर के लिए तो खाना खा लेते हो, है ना, अपने शरीर को करने के लिए। फिर आप अपने शरीर को बनाने के लिए एक्सरसाइज कर लेते हो, योगा कर लेते हो कि सही रहे। लेकिन आप अपने दिमाग को और इस दुनिया को देखने के लिए क्या करते हो? उसको भी तो एक फूड की जरूरत है ना। वो किताबें ही तो होती हैं, कहानियां ही तो होती हैं वो। उसके लिए भी तो एक भोजन चाहिए ना। अगर आप अच्छे शरीर और अच्छा खा के अच्छा सोच तो नहीं सकते ना। अच्छी सोच के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना आपको। तो उसके लिए वो जरूरी है। इसीलिए वो ठहराव बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि जो बाहर जिस तेजी से दुनिया चेंज हो रही है, उससे ज्यादा तेजी से आपके अंदर वो चेंज होना चाहिए ठहराव के साथ, ताकि आप उसको टैकल कर पाए जो बाहर इतनी तेजी से बदल रहा है। जितना आप अंदर से ठहरे हुए होंगे तभी आप संभाल पाएंगे। अदरवाइज आप संभाल नहीं पाएंगे, वरना तो आप गोते खा जाएंगे उसमें, बह जाएंगे। इसलिए जरूरी है। जी। सर मोहित तिवारी जी लिख रहे हैं, सर मैं अपनी बात तो पूछ ही नहीं पा रही हूँ, इतना जी जी, रश हो आप गया पूछें, अपना कमेंट्स का। पूछें। जी जी जी, पूछें पूछें सर पूछें। मोहित तिवारी जी लिख रहे हैं, सर क्या हिंदी लेखन करके कोई व्यक्ति अपना गुजारा कर सकता है? ये आपको सवाल क्या का लगता जवाब है मैं दे हिंदी चुका हूँ। साहित्य के लिए लोगों को जागरूक हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं, मुझे तो लगता है। मतलब आप इतना अच्छा हम्म। लिखते हैं, कोई पढ़े कैसे ना। नहीं नहीं, एक तो नए, बहुत सारे नए जितने भी मेरे दोस्त हैं, सब लोग इतना अच्छा लिख रहे हैं कि अब कोई शक ही नहीं है कि इसमें बहुत अच्छा। और रोजगार वाली जवाब तो मैं दे चुका हूँ। मेरे ख्याल में जब रिकॉर्डिंग वो सुनेंगे तो वो देख लेंगे कि क्या सवाल था और क्या जवाब था। सर विशाल यादव जी पूछ रहे हैं, आपकी पुस्तक की कुछ कविताओं के अंश हम सभी के सामने प्रस्तुत करें, आग्रह है। नहीं तो मैंने कोई भी पोएट्री की बुक नहीं लिखी है। और हाँ वो तो मैंने भी देखा। हाँ हाँ। लाइंस आप और बहुत चुनिंदा यूज करते हैं सर, मतलब इतनी प्यारी लाइंस होती हैं बीच में जिनका कोई जी हिसाब जी नहीं है। जी मतलब मैं एज अ जी फैन ही जी बोल रही हूँ ये बात। जी जी जी। मैं तो नहीं तो स्क्रीनशॉट पोइट्री का, फोटोज बट खींच के मेरी एक रखती हूँ। किताब पोइट्री की बहुत पहले आई थी, बहुत पहले आई थी। तो बहुत सारे राइटर्स की किताबें थी, उसमें मेरी पोइट्री की थी। लेकिन मेरे को कविताएं याद नहीं रहती, तो मैं ऐसे लाइव में मैं रिकॉल नहीं कर पाऊंगा उसको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम उसमें। नहीं है सर। हाँ, वी और विल वैसे भी वेट, जब कभी से आप फुल टाइम रिकॉर्ड करके राइटिंग करने लगा भेजिएगा। हूँ तो फिर पैसे लेके सुनाता हूँ ना, तो ऐसे सुनाता ही नहीं। सर मैं वही कह रही हूँ कि मैंने तो आपकी जो किताबों के पेजेस हैं उनकी फोटोज लेकर रखे हैं। मतलब इतना खूबसूरत लिखते हैं। लोग कह रहे हैं कैसे जागरूक हो साहित्य के लिए। मुझे लगता है कोई कैसे नहीं पढ़ेगा। मतलब शायद मेरी जी किताब एक रात या 2 रातों में पूरी हो जाती है। जी जी जी। सर स्टोरी बाजी के बारे में कुछ बताइए। स्टोरी स्टोरी बाजी बाजी वही जो है कि प्लेट। जब अपनी मेरे को ये था कि किताबें बेचने के लिए ही, मुझे था कि कैसे मैं बताऊं। तो बहुत जगह जब लेक्चर के लिए बुलाया जाता था तो मुझे लगा कि इनको कैसे कम्युनिकेट किया जाए। तो स्टोरी बाजी इसीलिए शुरू हुई कि मैं लोगों को कहानियां सुनाऊं, ताकि लोग कहानियां सुने, उसके वीडियो देखें तो उन्हें लगे कि हाँ यार अब मुझे पढ़ना चाहिए। तो एक तरीके से स्टोरी बाजी मेरे लिए मार्केटिंग ही थी कि मैं लोगों को कहानियां सुनाना चाहता था। और कहानी सुना के लोग मेरे किताब के बारे में जाने कि अरे ये कौन है जो ये बोल रहे हैं।
तो वो लोग पढ़े। तो मैंने शुरू इसीलिए किया था कि और कि मैं कहानियां सुनाऊं। कहानी सुनाने में मजा बहुत आता है ना, जैसे हम शाम को बैठे हैं और एक तरीके से वो हो रहा है, तो हमें बहुत वो मजा आता है एक तरीके का। तो इसलिए वो हुई थी चीज, और इसलिए हम कर रहे थे कि लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। तो एक तरीके से किताबों तक लोगों को पहुंचाने का एक तरीका था कि स्टोरीबाजी की जाए, कहानियां सुनाई जाए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचता है, तो फिर ज्यादा लोग किताब खरीदते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर उनको लगता है कि अच्छा कुछ और देखना चाहिए, तो फिर कोई और वीडियो आ जाता है, कुछ और कहानियां आ जाती हैं। तो इस तरीके से होता है। सर मैंने एक अंश स्टोरीबाजी का जो सुन रखा है आपका, तो उसमें आपने बताया था कि आपके पिताजी के साथ आप एयरपोर्ट पे थे और जी एक जी पर्सन जी कोई आता है आपके अक्टूबर जी जंक्शन की कॉपी लेकर, उसमें आप जी लिख जी विथ लव लक एंड लाइट लिखवा के आपका जी ऑटोग्राफ लेता है और बोलता है जी कि जी जितनी फ्रीडम आपने मीन्स आपके फादर ने आपको दी, अगर उनके फादर को नहीं देते तो वो कहीं और होते। दैट जी टाइम जी। आपके फादर आपको शायद हक करते हैं, गले लगाते हैं बहुत टाइटली। तो सर वो क्या जी रियल है जी। या फिर वो भी मतलब काल्पनिक है? बहुत टच किया सर मुझे वो वाला स्टैंजा, बहुत टच किया कि जो एक नहीं नहीं, वो पिता रियल पुत्र ही का है अवसर रिश्ता जगह। है जी जी वो भर के जी। आया। तो सर वो रियल है नहीं क्या? नहीं, वो रियल ही है। जी 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 जी, रियल है। रियल है। जी 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 वाह, सच एन इमोशनल मोमेंट सर। जी 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 सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहित तिवारी जी लिख रहे हैं, किसी को मैं छोड़ना नहीं चाह रही क्योंकि लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि जी सर जी को लेकर जी आओ, जी तो मैं किसी के भी जी। क्वेश्चंस छोड़ना नहीं चाह रही। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही। किताबें जी पढ़ते जी रहना चाहिए, सही बात है, मेंटल एक्सरसाइज होती है। 500 रुपए महीना खर्च करके इंसान बना जा सकता है, सही बात है। जी तो जी उनका कहना है जी, कि अगर बहुत हम अच्छी बात मंथली है। सिर्फ 500 रुपीज इन्वेस्ट करें तो हम इंसान बन सकते हैं। नहीं नहीं तो नहीं, सर वो भी 500 रुपए भी, सोशल मीडिया। बल्कि अगर आप बल्कि आप अगर वो गूगल या जियो या उस वाले सिम पे है, तो वहां तो कई सारी किताबें फ्री में भी हैं। तो आप वहां पे भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारा लिटरेचर फ्री है, अगर आप सही से ढूंढेंगे तो सब मिल जाएगा। मैं जानबूझ के इसलिए नहीं बताता कहाँ पे फ्री है ये, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर कोई ढूंढे, पहले उसमें एफर्ट डाले। आप जब तक एफर्ट नहीं डालते आप वो चीज करते नहीं है। आपको कोई फ्री में दे देता है, तो अगर आप, मैं इसीलिए किसी को आज तक मैं किताब गिफ्ट नहीं करता, क्योंकि जिसको गिफ्ट करता हूँ वो पढ़ता नहीं, उसको लगता है तो मिल गई चीज। तो आपको हमेशा एफर्ट डालना चाहिए। 500 भी ज्यादा है, उससे कम में भी आप और पढ़ सकते हैं बहुत ज्यादा। मतलब जी वो कायदे का सर, ऑनलाइन आपकी बहुत सारी सारी चीजें हर। किताबें तो सर आपकी सारी किताबें अमेजन पे उपलब्ध हैं वैसे, मुझे लगता है, जी मतलब जी जी, एफर्ट डालें 500 में तो आपने कहा, 500 ही आ लेकिन जाती है इजीली मेरी वो किताबें जो मैंने अवेलेबल है। लिखे। हाँ, 500 में जी तो सारी आ जाती है, और हिंदी नामा वाले 500 रुपए में सारी किताबें दे ही रहे कॉम्बो। तो कॉम्बो ही दे देते हैं, और वैसे ही 500-600 की सारी किताबें हैं भी। अमेजोन पे तो है ही, उपलब्ध है, सारी की सारी किताबें उपलब्ध है। जी सर। जी सर आजकल सोशल मीडिया बहुत डेवलप हो गया, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट, टिंडर, फेसबुक। तो इस सब की मतलब जो हश हश है, उहापोह है, सोशल मीडिया की चारों तरफ हाहाकार है, उस दौरान आपको कितना फ्रूटफुल लगता है कि मैं किताब लिखूंगा, लोगों तक पहुंचेगी, लोग उसे यूटिलाइज करेंगे, पढ़ेंगे? मतलब नहीं जनरली नहीं, इंसान मुश्किल तो है डीमोटिवेट ही, हो सकता है मतलब। ना। नहीं नहीं, बिल्कुल होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे किताबों को खाते जा रहे हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स। अब देखो, सुबह से शाम तक जो सबसे ज्यादा आदमी टाइम पास करता है वो व्हाट्सएप पे करता है। सबसे, हम लोग को पता नहीं चलता, हम कम से कम 2 घंटे देते हैं व्हाट्सएप पे। तो वो एक तरीके का आपका समय तो कम हो ही रहा है, लेकिन बात यह है, ये इससे डरने की बजाय ये हमारे लिए जिम्मेदारी वाला काम है कि हम जो पाठक है उसको कोई ऐसी चीज दे पाए जो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के बाद भी आदमी पढ़े। इसीलिए वो वर्थ द टाइम होना चाहिए, जो भी आप लिखें। जी कि इस समय आदमी व्हाट्सएप भी देख सकता था, प्राइम वीडियो भी देख सकता था, नेटफ्लिक्स भी देख सकता था, लेकिन वो किताब पढ़ने का डिसाइड किया है, तो उसको वो चीज मिलनी चाहिए। फिर वो कैजुअल नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ भी ऐसे लिख दिया है, उसमें एफर्ट होना चाहिए पूरा। जी। मतलब एज ए राइटर हम लोग की जिम्मेदारी ये है कि हम बावजूद उसके ले आ पाए, और अभी तक सफल भी हो रहे हैं उसमें बहुत हद तक। नहीं सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब का आपका लेखन है, मुझे ऐसा लगता है आपका लेखन जो है वो युवाओं के लिए ही है। जितनी भी कहानियां हैं, वो लिव इन रिलेशनशिप पे भी एक है, एक टाइप की लिव इन रिलेशनशिप ही थी सुधा और चंदर की। या जी बोले जी कि आज का युवा ट्रेवल, बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग के लिए मतलब डेडिकेटेड है, सबको लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं निकल जाओ, बस भाग जाओ जी इस जी दुनिया से। जी उसी जी टाइप की कहानियां हैं आपकी। तो जी मुझे लगता है कि मतलब ये ज्यादा भीतर तक छूती हैं युवाओं को, नई पीढ़ी जी को जोड़ती हैं खुद से। क्या बोलेंगे जी सर जी। इस बारे में? नहीं नहीं, बट ये मैं समझता था, लेकिन इब्ने बतूती ने मेरे सारे अजम्पशन ना फेल कर दिए हैं, क्योंकि मेरे को पहली बार कितने लोगों के पेरेंट्स ने मेरे से बात की है इब्ने बतूती आने के बाद। सॉरी। इब्ने बतूती के बाद से बहुत सारे लोगों ने, जिनकी एज 50 है, 55 है, 60 है,
बहुत सारे लोगों के, मतलब मेरे को 10-10 पेज की हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां भी आई हैं इब्ने बतूती के बाद। तो मैं पहले जो सोचता था कि केवल जो यूथ पढ़ रहा है, तो इब्ने बतूती के बाद से वो पेरेंट्स भी पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट वही बच्चों ने अपने पेरेंट्स को दिया है, कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को किताब दी है कि तुम ये पढ़ो। तो ये पहले, हालांकि कुछ किताबों में ऐसा है कि हाँ शायद वो लगे कि हाँ ये यूथ के लिए है, लेकिन मैं बाकी भी किताबों में, चाहे वो अक्टूबर हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई, आप किसी अपने पेरेंट्स को देंगे तो कोई दिक्कत होगी उसमें। ऐसी कोई भी चीज उसमें नहीं है जो उनको पता नहीं है, कोई भी क्योंकि किताब वो नहीं है लोग सर ऐसी। क्योंकि और वो लोग भी जानना चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी दुनिया क्या है। हर कोई वो जानना चाहता है। तो उन किताबों से आदमी वो भी जानता है ना कि उनके बच्चों पे क्या गुजर रही है, उनको उसको उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनको वो कैसे देख रहे हैं, वो क्या चीजें हैं, वो कैसे कर रहे हैं। तो उस लिहाज से वो अच्छा ही है एक तरीके से। जी। जी सर। नहीं सर, और इवन मेरे ख्याल बतूती में, में इनफैक्ट इतना खूबसूरत रिश्ता जो एक माँ बेटे की जोड़ी का बताया है आपने, मॉडर्न माँ बेटे जिसको बोल सकते हैं, आधुनिक माँ बेटे को आपने उभार के रखा है। अगर हम ये जो टिपिकल फैंटेसी पेरेंट्स क्रिएट करके रखते हैं और फिर उसको बोलते हैं जनरेशन गैप है, हमारे समय में जी ऐसा जी था, अब ये तुम्हारा समय है तो तुम जी सुन नहीं रहे। अगर मुझे लगता है जी एक बार उस किताब को पढ़े और महसूस करें कि माता पुत्र, पिता पुत्र भी कनेक्टेड हो सकते हैं दोस्तों की तरह, जी जी वो जी चीजें जी बहुत इजी हो जाती। सर आपने उसको बहुत सुंदर मेंटेलिटी से या बहुत सुंदर व्यू से लिखा है, मतलब एक जो भी आपने जी। प्रेरणा ली है उसको लिखने में, वो बहुत ही सुंदर है, नहीं काबिले तारीफ है सर वो। नहीं नहीं, बहुत मतलब वो धन्यवाद इंडियन आपका। और पेरेंट्स इतनी को अच्छी, मैं जरूर इतनी, अब देखनी चाहिए, आप एक बार जरूर लगातार मेरी पढ़नी चाहिए। लगातार 50 मिनट से तारीफ कर रही हैं, तो अब इसके लिए और भी धन्यवाद। सर को देखकर लगता है कि जब लिखते हैं तो अपने आसपास कुछ जरूर महसूस करके लिखते होंगे। साहित्य अपने समानांतर कुछ जरूर बुनता है। सर का बहुत आभार, शिवम मिश्रा जी लिख रहे हैं। बहुत धन्यवाद शिवम। और मेरे ख्याल में अब मेरे को भागना भी पड़ेगा एक जगह, तो इसलिए चलिए आप लास्ट के 2 सवाल ले लें, फिर मैं चलता हूँ उसमें। सर एक आवाज आ रही है? सवाल ऑफिशियल ले लेती हूँ, एक आपका मैसेज ले जी लेती हूँ अपनी टीम के लिए। जी सर जी जी ऑफिशियल सवाल मेरा एक और वही बुक से ही जुड़ा है आपकी, क्योंकि मतलब जी मेरे सवाल जी शायद खत्म नहीं होंगे क्योंकि मैंने बहुत जी डीपली पढ़ी है सारी किताबें जी आपकी। जी जी सर जी रस्किन जी बॉन्ड, मसूरी। सर माइक ऑफ है जी आपका। जी जी सर जी बताएं रस्किन जी। बॉन्ड हो गया, मसूरी हो गया, हजरतगंज की चाट लखनऊ की, बनारस, ये सभी किताबों में कॉमन है। तो सर कोई खास तरीके का लगाव इन जगहों से? नहीं, उन सारी जगहों पे मैं चूंकि रहा हूँ, और हमेशा जब आप एक अल्टरनेट दुनिया क्रिएट कर रहे होते हो तो आप ये देखते हो ना कि ये हमारा देखा सुना हुआ हो। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से लंदन के बारे में लिख दूं और मैं लंदन कभी गया नहीं, तो मेरी राइटिंग नकली हो जाएगी ना। तो इन सब शहरों में, मैं एक्चुअली बहुत शहरों में रहा, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो मैंने अपने 12th तक की पढ़ाई में 10 स्कूल बदले हैं। तो मैं अलग अलग जगहों पे पढ़ा हूँ, अलग अलग जगहों पे रहा हूँ, उसके बाद भी कॉलेज 2-3 जगह से किया मैंने। तो फिर इसलिए मैं जहाँ का भी लिखता हूँ वो उन्हीं जगहों पे लिखता हूँ। जैसे मैं रुड़की में मैंने पढ़ाई की तो हम मसूरी जाते थे वहां से, तो मसूरी मेरा देखा घूमा हुआ है। ऐसा नहीं है ना कि मैं कभी गया ही नहीं वहां पे। हर जगह जो मैंने लिखी है लगभग मैं वहां पे गया हुआ हूँ। ऐसे कोई भी जगह मैंने नहीं लिखी किताब में, एक या दो के अलावा, जहाँ पे मैं नहीं गया था। और तो वो आप जब जान के, अब हजरतगंज के बारे में सुन के और गूगल करके लिखना एक चीज है, और वहां पे जाके समय बिता के लिखना अलग चीज है। भले एक छोटी सी चीज होगी लेकिन वो उसको असली बना देगी। नहीं तो वो फिर वो बहुत गूगल किया हुआ लगता है, बहुत नकली लगता है। तो वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर कहानी का अपना एक सच होता है, और उस सच को आप पकड़ पाए। उस सच को पकड़ने के लिए आपको वहां समय बिताना ही पड़ेगा। अनलेस कि मैं दूसरे एलियन की भी अगर मैं बात लिखूं कभी, कि जहाँ पे जो नहीं हो सकते, तो भी उस कहानी का एक सच होगा। उस सच को पकड़ना चाहिए। वो सच हो सकता है हजरतगंज में मिल जाए, हो सकता है कहीं पे मिले, तो वो सच बहुत जरूरी है। जो हाइपोथेटिकल वर्ड भी आप बनाते हैं उसका भी एक सच होता है। तो हजरतगंज या नैनीताल या मसूरी, इसलिए वो जगह मैंने यूज की क्योंकि इन जगहों को मेरे को अच्छे से पता है। यहाँ पे कोई ऐसा सरप्राइज नहीं है मेरे लिए, इसलिए वो किया मैंने उसमें। सर मतलब मुझे लगता है भारत दर्शन इंसान को करना चाहिए। छोटी जी जी छोटी बिल्कुल चीजें, जैसे करना चाहे चाहिए। वो आपकी किताबों में जैसे छोटी सी चीजें, हजरतगंज की चाट, या वो जी चित्रा जी को जो बताया जाता है वो मंदिर, ऐसी छोटी छोटी जी चीजें जो आप अनुभव करता है ना इंसान चलते फिरते, वो आप प्रदर्शित करते हैं अपनी किताबों में। तो जी ये जो है वो हम खुद महसूस करके इंटरनली आता है, शायद ऐसा है। जी 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 सर जी मोहित तिवारी जी कह रहे हैं कि आपकी किताबों पे वेब सीरीज या मूवी बनानी चाहिए, इतनी खूबसूरत होती है। जी। वो तो ऐसा कुछ प्रोसेस में है, प्लान कुछ सर चीजें अब आगे? देखिए कब आता है। हाँ नहीं, प्रोसेस में है, अभी तो ज्यादा बता नहीं सकते, तो अब देखिए कब आता है, क्या होता है। जी सर। सर युवाओं को, नए लेखकों को, युवाओं को कोई संदेश कि कैसे शुरू करें?
या नई पीढ़ी को कोई संदेश आपका? मैं बस एक ही संदेश है मेरा कि पहले ना शुरू करने से पहले सोचें कि उनको लिखना क्यों है। पहले वो लिखें एक कागज पर रीजन कि क्यों उनको लेखक बनना है। वो आप पहले वो लिखें कि क्यों, व्हाई दे वांट टू बिकम अ राइटर, वो क्यों लिखना चाहते हैं। और उसको ना एक पेज में लिखें, 2 पेज लिखें। जब उनको बिल्कुल अल्टीमेट क्लैरिटी हो जाए कि उनको क्यों लिखना है, तब फिर लिखें। क्योंकि ना अब देखिए आज के जमाने में ना किताबें उसी की बिकेंगी जो फुल टाइम उसको सीरियसली डेडिकेटेड है। ऐसे कैजुअली कुछ नहीं होगा कि अच्छा लाओ किताब लिख लेते हैं, नौकरी भी कर लेते हैं, तो ये भी कर लेते हैं। अब ऐसा होगा नहीं, कोई भी फील्ड बहुत नीश होता जा रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं यार चलो अच्छा हम ये काम भी कर लेते हैं और किताब भी लिख लेंगे और दोनों में अच्छा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। स्पेशलाइज्ड होती जा रही है ना, आपको उतना डेडिकेशन आप दे ही नहीं पाओगे, आप ऐसा कंटेंट ही नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो आपको वो फुल टाइम देने का सोचना चाहिए, डेडिकेटेड टाइम, तब आपको ये करना चाहिए। और ऑब्वियसली वो आपको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी किताबें ढूंढनी चाहिए। खुद जाइए किताब की दुकानों पे, देखिए आपको कैसी किताबों के कवर समझ में आते हैं। आप खुद ढूंढिए, अमेजोन पे सारी किताबों की लिस्टिंग है, आप देखिए कि क्या है वहां पे, आपको क्या चीज पसंद आ रही है, कौन से लोगों का स्टाइल पसंद आ रहा है, तो वो देखिए। तो आप ये बेसिक काम करिए पहले तो, है ना। एक अदर देन कि आपने एकदम से किसी का इंटरव्यू देखा और आपने सोचा नहीं अब तो मैं राइटर बन जाऊंगा, मैंने बीटेक किया, मैंने एमबीए किया, अब तो मैं भी राइटर बन सकता हूँ, तो ये नहीं सोचना चाहिए। आप ये देखो कि आपको क्यों बनना है, आपको क्यों कहानी कहनी है, आपके पास सही में कोई कहानी है भी कि आपको कहनी है, आपको क्यों ऐसा कहना है। आपको वो थोड़ा ना अपना एक सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए। जैसे अगर मेरे को कोई बोले कि अरे तुम यार बॉम्बे जाके हीरो क्यों नहीं हो जाते, तो मुझे मालूम है ना कि मैं हीरो क्यों नहीं हो सकता, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप राइटर क्यों हो सकते हैं, है ना। या जैसे अगर मेरे को, तो वो चीज आपको सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, मैं यही बोलूंगा। अदर देन कोई भी किताब पढ़े और वो पढ़े, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको खुद पता हो कि आपको राइटर बनना ही क्यों है। जिस दिन आप ये जान जाएंगे उस दिन आपके लिए आसानी होगी। सर एक लास्ट सवाल मोहित तिवारी जी और मेरा दोनों का है कि जी बनारस जाते बहुत लोग हैं पर पहुंच बहुत कम लोग पाते हैं। ये मैंने दोनों जी किताबों में पढ़ा है आपकी, तो मतलब मैंने तो मूड बना लिया है बनारस जाने का आने वाले समय में। कि जी। क्या है 80 घाट, आपने इतना सुंदर मतलब प्रदर्शित किया 80 घाट को, या चाहे मसूरी को ले रहे, तो सर उसके पीछे क्या वजह है या क्या बात है जो आप नहीं कह पा रहे थे? अभी तो बात ये कही तो है जो आप आपने, ये क्यों आप नहीं जब पहुंच पाते? बनारस, ये जब बनारस आप चले जाइएगा तब मैं आपसे पूछूंगा इसको किया मैंने, तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा मैंने क्यों लिखा है। क्योंकि मैं लाइव में बता नहीं पाऊंगा कि बनारस फिर कैसा है। आपको जाना चाहिए, आप कभी भी घूमे, और सभी को घूमना चाहिए उसमें, अलग अलग जगह बिना किसी वजह के जाना चाहिए। कि बस आपने कहीं सुना आप चले गए, क्या है जिंदगी में 3 दिन 4 दिन तो हर किसी के खराब होते हैं, हो जाएंगे, क्या फर्क है ना। ऐसा कोई जी नुकसान तो है नहीं कहीं घूमने जाने में, तो वो तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, आप जाए वहां पे और तब देखें कि क्यों है। और हर शहर में वो होता है, ऐसा नहीं है बनारस के लिए लिखा है मैंने, लेकिन लखनऊ में भी वो बात है। आपको बस वो शहर उस एंगल से खुलेगा, बनारस में थोड़ा आसानी से हो जाता है, तो उस एंगल से हर शहर में एक ब्यूटी होती है। आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, वो शहर आपकी नजर से आप ही देखते हो, कोई और नहीं देख सकता, और आप उस नजर से देखते हो, वही सबको दिखाना होता है। तो बनारस में थोड़ा आसान है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल इमोशन एक साथ हो रहे होते हैं, इसलिए मैंने लिखा था। तो बढ़िया, जी सर बहुत बहुत आपकी, धन्यवाद आपका। जी। ठीक है सर, अब मुझे लगता है समय की हाँ कमी है आपके पास। जी 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 जी, मेरे को, मैं सर 6 बस बजे से लास्ट बात भागना है यही थी मेरे कि को, क्या। आपकी तीनों, जी जी, नहीं नहीं, बताएं सर बताएं। आपकी तीनों किताबों में ही ऐसा है कि जो भी नायक नायिका है वो 1 महीने के लिए बाहर ट्रिप पर जरूर जाते हैं। मतलब जिस तरीके से अच्छा, आप कह मैं रहे हैं ना कि दो ध्यान तीन ध्यान दिन नहीं दिया खराब मैंने होंगे, हो ऐसा। जाने दीजिए। हाँ, मैं और क्या, जाना ही चाहिए, तो मेरे को ध्यान नहीं दिया, तो मैंने इस बात पे, चलिए आप कह रहे हो मैं देखूंगा। सुधा में, हाँ होगा, जरूर होगा, करना चाहिए, यही तो जी, मेरा कि विजन मतलब है। समय मैं, निकाल के जाते हैं। जी जी तो जी ठीक है जी सर, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें बहुत समय देने धन्यवाद के आपका। लिए, हमारे जी जी, बहुत दर्शकों से धन्यवाद। रूबरू होने के लिए। नमस्कार सर। नमस्ते थैंक नमस्ते नमस्ते नमस्ते।